नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टैक्स कलेक्शन और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप इसको इस कंटेक्स्ट में देखें कि केंद्र की सरकार अलग अलग राज्य की सरकारों को किस फॉर्मूले के हिसाब से पैसा देती है और क्या वो पैसा देने का प्रोसेस सही है या गलत है, किस हद तक एक राज्य की सरकार को अपना पैसा खुद कलेक्ट करने की परमिशन दी जानी चाहिए और किस हद तक एक ऐसे राज्य को जिसके पास सब कुछ है बट फिर भी वो कहीं गरीब है, पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे पिछड़े हुए राज्यों को कब तक अमीर राज्यों के टैक्स के पैसे से पैसा दिया जाता रहेगा। इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे। एक्चुअली में एक लाइन पे आप बोलो तो आप बोलोगे अनफेयर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। आज के द हिंदू के एडिटोरियल में एक आर्टिकल छपा है जिसको लिखा है त्रिलोचन शास्त्री साहब ने। IIM बैंगलोर के एक प्रोफेसर हैं ये, और इनका जो व्यू पॉइंट है बड़ा जबरदस्त है। इसी व्यू पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें इंडिया में, तो दो प्रकार के टैक्स है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी एक प्रकार का इनकम टैक्स ही होता है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वो अपने प्रॉफिट के ऊपर कुछ परसेंटेज भारत सरकार को देते हैं। और ये जो टैक्सेस हैं पूरी दुनिया में वसूल किए जाते हैं, इंडिया में, यूएस में। अभी यूएस में जो फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों ही टैक्सेस को कलेक्ट करती हैं, इंडिविजुअल से भी और कॉर्पोरेशन से भी। लेकिन इंडिया में आपको पता होगा कि डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने की ताकत केवल केंद्र की सरकार के पास है। तो आप स्विट्जरलैंड की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, यूरोप की कुछ और कंट्रीज की बात कर लो, वहां पे डायरेक्ट टैक्सेस, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, केंद्र की सरकार उनकी और राज्य की सरकार दोनों कलेक्ट करती हैं। बट इंडिया में कलेक्शन की पूरी ताकत केंद्र की सरकार के पास है। ये अलग बात है कि केंद्र की सरकार उन टैक्सेस का थोड़ा हिस्सा राज्य की सरकारों के साथ शेयर करती है, बट उसके ऊपर काफी से सारे फ्लॉज हैं। फ्लॉज क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो केंद्र की सरकार के पास जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं उसमें से 41% वो किसको दे देते हैं, राज्य की सरकारों को बांट देते हैं। पहले 42% बांटते थे, लेकिन पहले एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गई है और एक और यूनियन टेरिटरी उससे निकल आई है, लद्दाख नाम की। तो अब भाई साहब, यूनियन टेरिटरी का पैसा तो सीधे सीधे केंद्र की सरकार उठाएगी। तो ओवरऑल जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें से 41% अलग अलग राज्यों को एलोकेट किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अभी हम लोग केवल डायरेक्ट टैक्सेस की ही बात कर रहे हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, बट एक्चुअली में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का फर्क क्या है, कितना पैसा कलेक्ट होना चाहिए, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है इस टॉपिक का, इस आर्टिकल को डिस्कस करने का। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि भाई अलग अलग राज्य की सरकारों के साथ क्या कुछ अनफेयर हो रहा है। अगर आप देखो तो हमारी जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बहुत सारे सेसेस को अप्लाई करती है। तो हर साल 3.5 लाख करोड़ के तो सेस ही इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर सेस नहीं लगाया जाता तो कहीं ना कहीं 3.5 लाख करोड़ ओवरऑल सेंट्रल पूल में जाता, और ये सेंट्रल पूल का 41% जाता किसके पास, राज्य की सरकारों के पास। बट चूंकि हमारी केंद्र सरकार सेस लगा देती है तो पूरे के पूरे 3.5 लाख करोड़ किसके पास चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, और ये पैसा राज्य की सरकारों के साथ शेयर नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ी शिकायत रही है हमारे देश के हर स्टेट की, खासकर उन स्टेट्स की जिनकी इंडस्ट्री डेवलप्ड है, उन स्टेट्स की जहां से टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, केरला की बात कर लीजिए, कर्नाटका की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, ये कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं इंडिया के, और यहां से टैक्स कलेक्शन तगड़ा होता है। अभी जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन उतना ज्यादा सेस कलेक्शन, और सेस राज्य की सरकारों के साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सरकारों को शिकायत रहती है, और भी बहुत सी शिकायत है। ऐसा नहीं कि राज्य की सरकार के पास अपना कोई आइटम ही नहीं है टैक्स लगाने के लिए। पहले राज्य की सरकारों के पास कई आइटम्स थे जब तक जीएसटी नहीं आया था। जीएसटी के बाद आइटम्स कम हो गए। अभी भी राज्य की सरकार शराब के ऊपर, लिक्वर के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, रोड्स के ऊपर और व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर आप ऑल इंडिया लेवल की बात करो तो जो स्टेट्स हैं, दे गेट 26% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब केंद्र सरकार से जो टोटल पैसा आ रहा है, दैट इज 26% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ स्टेट। कुछ राज्य की सरकारों का 50% पैसा केंद्र सरकार से आता है, और कुछ राज्य की सरकारों का 90% से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार से आता है। अगर आप इस पर्टिकुलर नक्शे की बात करो तो ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई नहीं है, इंसर्जेंसी बहुत लंबे समय से यहाँ पे चली है। तो ना यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ना यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टेरेन भी इनके फेवर में नहीं है, ऊपर से बॉर्डर इलाका है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उतना ज्यादा नहीं हुआ है। इसके चलते आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्य की सरकारों के पास अपने खुद के रेवेन्यू बहुत कम है। तो इनके 90% से ज्यादा रेवेन्यू सीधे सीधे केंद्र की सरकार की तरफ से आते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स की बात करिए,
गुजरात की बात करिए, हरियाणा की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, तेलंगाना की बात करिए, तमिलनाडु की बात करिए, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये अपने खुद के टैक्स से बनाते हैं, मतलब लिक्विड प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के थ्रू ही ये अपना मैक्सिमम रेवेन्यू लेके आते हैं, और इनके रेवेन्यू का एक छोटा हिस्सा केंद्र सरकार के उससे आता है। तो अगर आप तमिलनाडु की बात कर लो तो 63% से ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु अपने खुद के टैक्सेस से इकट्ठा करता है, और केंद्र सरकार की तरफ से केवल 37% मान लीजिए आता है इसके पास। वहीं पर अगर आप नागालैंड को देखोगे, या फिर इन दैट केस उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे स्टेटों को देखोगे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार अपने ज्यादातर पैसों के लिए केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट है, बट तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट अपने ज्यादातर पैसों पे खुद की कमाई पे डिपेंडेंट है, केंद्र सरकार पे उतने डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात जैसे स्टेटों को मन में शिकायत होगी। ये बोलेंगे कि भाई हमने अपने यहाँ पे चीजों को एफिशिएंट तरीके से किया है, हमने भाई देश की प्रोग्रेस को मेंटेन किया है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत तेजी से टेकअप किया है, तो ये तो हमारी एफिशिएंसी है ना कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे हैं, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अच्छी है, और चूंकि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अच्छी है तो हम केंद्र सरकार को टैक्स ज्यादा देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार क्या कहती है कि हमारे हिस्से का टैक्स हमें कम वापस करती है और बिहार जैसी सरकारों को ज्यादा दे देती है, बिहार को, उत्तर प्रदेश को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, जैसे महाराष्ट्र की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, कर्नाटका की बात करिए, और इसमें जोड़ दीजिए तमिलनाडु और गुजरात को, तो ये स्टेट्स मिला के पूरे देश के 72% टैक्स रेवेन्यू को दे रहे हैं। समझिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात सबको मिला दिया, देश का 72% टैक्स रेवेन्यू इन 5 स्टेटों से आ रहा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश जितना भी टोटल टैक्स रेवेन्यू है केंद्र सरकार का, उसका केवल 3.12% देता है, और पूरा के पूरे अलोकेशन का 17% यूपी के पास जाता है। ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंसीडरेशन पे बेस्ड है। इसके लिए फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे एक रिपोर्ट देता है कि भाई अलग अलग राज्य की सरकारों को कैसे पैसा देना है। तो एक राज्य का कितना बड़ा इलाका है, उसकी कितनी बड़ी आबादी है, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कैसे हैं। अब क्वालिटी पे और रिफॉर्म प्रोसेस पे भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाने लगा है, बट ज्यादातर जो मेन ध्यान होता है वो आबादी पे होता है, और वहां के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर होता है। तो भाई महाराष्ट्र और कर्नाटका और गुजरात, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स तो बोलेंगे ही ना कि भैया मैक्सिमम टैक्स तो हम आपको इकट्ठा करके दे रहे हैं, ये हमारी इंडस्ट्रियल ताकत है कि केंद्र सरकार के पास इतना टैक्स आ रहा है, और हमसे टैक्स लेते हैं और हम ही को कम वापस करते हैं, सारा का सारा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेटों के पास बढ़ जाता है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट लीस्ट एफिशिएंट है, ये इन्होंने ढंग से अपनी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पे ध्यान दिया नहीं, ये अभी भी अपनी गरीबी में घुसे हुए हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, अपना इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर नहीं पा रहे हैं, तो इनकी गलती के लिए हम क्यों हर्जाना भरें। साउदर्न स्टेट्स बोलते हैं कि हम जो 100 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स में, उसका 51% ही हमको वापस मिलता है। तो हम अगर आपको टैक्स में 100 रुपया दे रहे हैं तो हमारे पास वापस केवल 51 रुपया आ रहा है, और वहीं बिहार अगर 100 रुपया दे रहा है तो उसके पास वापस 200 रुपया आ रहा है टैक्स में। मतलब बिहार जैसे स्टेट्स तो पिछड़ा होकर फायदे में आ गए, उन्होंने कुछ ज्यादा डेवलपमेंट किया नहीं, गरीबी उनके यहाँ बहुत ज्यादा है, टैक्स कम देते हैं, पैसा ज्यादा लेते हैं केंद्र सरकार से, और हम टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, हमको पैसा कम मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो भाई साउदर्न स्टेट्स के अगेंस्ट एक डिस्क्रिमिनेशन होता नजर आ रहा है। और पॉलिटिकल पावर भी यहां पे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे साउदर्न स्टेट्स की कम हो रही है। क्यों? उसका रीजन ये है कि भैया नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स की जो आबादी का बढ़ने का रेट है वो तेज है, वहीं पे आप साउथ इंडिया की आबादी के बढ़ने का रेट देखोगे तो उतना तेज नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, साउथ इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ज्यादा हैं, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फैमिली प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उतना तेज नहीं है साउथ इंडिया की आबादी के बढ़ने का रेट जितना नॉर्थ इंडिया की आबादी के बढ़ने का रेट है। तो इस हिसाब से तो देखोगे क्रॉस सब्सिडी भी आगे बढ़ेगी, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की वजह से लोकसभा की सीटें भी नॉर्थ में बढ़ेंगी। अभी के लिए आप देखो तो 2026 तक लोकसभा की सीट उतनी ही रहने वाली है, बट 2026 में जब फिर से नंबर ऑफ सीट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि भाई नॉर्दर्न स्टेट्स की तो आबादी ज्यादा है, और आबादी के हिसाब से ही सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोकसभा में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से। तो ऐसे तो नॉर्दर्न स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा सीटें जाएंगी लोकसभा में, और सदर्न स्टेट्स के पास उतनी सीटें रहेंगी नहीं। तो ऐसे तो सदर्न स्टेट्स और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज फील करेंगे। तो सदर्न स्टेट्स क्रॉस सब्सिडी भी करें। क्रॉस सब्सिडी मतलब कि सदर्न स्टेट्स अपनी इंडस्ट्रियल पावर बढ़ाएं, टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, और ये टैक्स का एक्सेस पैसा उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स के पास चला जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स अपनी ही गरीबी और इनएफिशिएंसी की वजह से फायदा उठा रहे हैं, और हमको अपनी एफिशिएंसी की वजह से नुकसान हो रहा है, ऐसा बोलते हैं साउदर्न स्टेट्स। उसके ऊपर से जो पॉलिटिकल पावर है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में कंसंट्रेट हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई
साउदर्न स्टेट में आबादी उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही। 2026 में जब पॉपुलेशन के बेसिस पे रीअरेंजमेंट होगा नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, तो हमेशा नॉर्दर्न स्टेट्स एडवांटेज पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आबादी ज्यादा है। अभी भी एडवांटेज में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और तमिलनाडु में कितनी है? 39। तो ये कुछ इश्यूज है जो कहीं ना कहीं साउदर्न स्टेट्स के लोगों के दिमाग में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सेग्रीगेशन लेके आ रही है, आइसोलेशन लेके आ रही है। तो यहां पे क्या करना चाहिए? यहां पे देखिए, आप क्रॉस सब्सिडी की बात करिए तो क्रॉस सब्सिडी को लेके अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ लोग ऑब्वियस सी बात है क्रॉस सब्सिडी को सपोर्ट करेंगे, तो कुछ एक्सपर्ट्स का क्या बोलना है? कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि देखिए, जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो उन्होंने गुजरात जैसे स्टेट्स को, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को और तमिलनाडु के इलाके में जो जगहें थी वहां पे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। उसके चलते ये जो इलाके थे वो कहीं ना कहीं एडवांटेज पे आ गए और यूपी बिहार जैसे इलाके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे चले गए। और वही एडवांटेज का मतलब है कि आज की डेट में ये इलाके इंडस्ट्रियली एफिशिएंट है और बिहार यूपी जैसे इलाके पिछड़े हुए हैं। तो अगर हम बिहार जैसे यूपी जैसे इलाकों पे ध्यान नहीं देंगे, उनको पैसा नहीं देंगे, तो वहां पे गरीबी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? सिविल स्ट्राइफ वहां पे बढ़ती जाएगी। लोग जितना ज्यादा गरीब होंगे उतना ज्यादा क्राइम करेंगे। एक आप कह सकते हो कि अनसेफ लिविंग कंडीशन बनेगी। इसलिए क्रॉस सब्सिडी जरूरी है। अब कुछ हद तक तो देखिए क्रॉस सब्सिडी जरूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑथर का बोलना है कि आपको कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है। कैसे रिफॉर्म्स? तो भाई, ये जो राज्य की सरकारें हैं इनको कुछ हद तक अपने खुद के टैक्स लगाने की पावर आपको देनी चाहिए। ये जो केंद्र की सरकार पे इतनी ज्यादा एक्सेसिव डिपेंडेंस है पैसों के लिए, राज्य की सरकार पे ये डिपेंडेंस बंद होनी चाहिए और लिमिटेड ऑटोनॉमी इन राज्य की सरकारों को मिलनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिंग टैक्सेस, जैसा कि यूएस में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में होता है। रिसेंटली ये देखने को मिला है कि हमारे देश को बहुत सारे एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, चाहे वो चाइना का थ्रेट हो, अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस बाहर निकलनी हो उस थ्रेट की बात कर लीजिए, बहुत सारे इंटरनल डिसेंशंस हैं इंडिया के अंदर, और इन्हीं इंटरनल डिसेंशंस का फायदा उठा के वेस्ट एशिया से और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतने साल तक राज किया। और अगर इंटरनल डिसेशन होंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, ये हम यूगोस्लाविया, श्रीलंका और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के एग्जाम्पल से देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में बहुत सी आवाजें भी उठने लगी है। कोरोना के पैंडेमिक के बाद नौकरियां कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी है, करोड़ों की नौकरियां जा रही हैं, तो उसके चलते बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है साउथ इंडिया में वो इस प्रकार की बातें बोलने लगे हैं कि ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जो कि हमारी भाषा का मजाक उड़ाते हैं, हमारे ऊपर हिंदी इंपोज करते हैं, हम इनको टैक्स का पैसा क्यों दे रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ आप कह सकते हो व्यू पॉइंट्स साउथ इंडिया के लोगों की तरफ से निकलने लगे हैं। तो इन व्यू पॉइंट्स को रूट से एड्रेस करने की जरूरत है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे त्रिलोचन शास्त्री साहब। और इनका ये बोलना है कि लिमिटेड प्रकार से रिफॉर्म इनिशिएट होने चाहिए और इन राज्य की सरकारों को ये ताकत मिलनी चाहिए कि ये अपने खुद टैक्सेस जमा कर सकें। डायरेक्ट टैक्सेस में ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं अपने पैसों के लिए। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे त्रिलोचन शास्त्री जी ने सामने पुट फॉरवर्ड किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल पावर केंद्र सरकार की वन ऑफ द बिगेस्ट पावर होती है। अगर आर्मी के बाद सबसे बड़ी ताकत केंद्र सरकार के पास है तो वो टैक्स लगाने की ताकत है। और इस टैक्स लगाने की ताकत में केंद्र की सरकार जीएसटी के चलते और ज्यादा एडवांटेज में आ गई है। तो डायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करने की ताकत राज्य की सरकार को दे दी जाए, ये तो देखिए वर्चुअली इम्पॉसिबल, मतलब लिटरली इम्पॉसिबल बोलूंगा मैं आपको, ये हो ही नहीं सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो अब सेंट्रल कलेक्शन हो रहा है, जीएसटी आ गया है। डायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमेशा से हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास है, वो राज्य की सरकारों को मिल जाए, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भले यहाँ पे त्रिलोचन शास्त्री जी ने जो भी व्यू पॉइंट दिया है ऐसा हो जाए, इस बात के चांसेस ना के बराबर है। आई होप आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। गुड बाय।